नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजन एग्जाम परिवार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 यांत्रिकी से 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज इसके आगे देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। जो हमें सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। इससे हमें रेगुलर ऊर्जा कैसे मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य पर रेगुलर ऊर्जा निर्माण बन रही है। तो वो कैसे बन रही है? नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा या नाभिकीय संलयन द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर या मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इससे जो है हमें बहुत ढेर सारी ऊर्जा मिलती है। तो वही ऊर्जा हमें सूर्य से मिल रही है। तो सूर्य में जो है कोई दो हल्का नाभिक होगा, तो वो कौन से हैं? तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये मिलके जो है हीलियम का निर्माण कर रहे हैं और इससे हमें जो है बहुत सारी ऊर्जा मिल रही है। तो जैसे सूर्य के अलावा जो तारों से भी प्राप्त ऊर्जा है, ये भी नाभिकीय संलयन का ही उदाहरण है। जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन का ही उदाहरण है। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था। और ये जो है हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम की तुलना में 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। परमाणु बम की तुलना में 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन बम। अच्छा, नाभिकों को संलयित करने के लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होता है, कितने ताप की ज़रूरत होता है? तो इसके लिए दोस्तों 10⁸ केल्विन के ताप की हमें ज़रूरत होती है। तो ये नाभिकीय संलयन के बारे में 2-4 बातें थीं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। सूर्य द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? तो उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में, गलत है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में, ये भी गलत है। यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो 103 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? जो प्रकाश वोल्टेज सेल हैं और इनके प्रयोग से हम लोग सौर ऊर्जा बनाते हैं, तो इससे हमें जो है किसका उत्पादन होता, कौन सी ऊर्जा का उत्पादन होता? तो इससे हमें विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं, तो उसका आकार परिवर्तित होता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा नहीं है? किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है? चली हुई गोली में, और जो है किसमें हो सकता है? खिंचा हुआ धनुष में, बहते हुए पानी में, चलते हथौड़े में। तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है? खिंचे हुए धनुष में। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो अगर कोई वस्तु चल रही है और उसकी गति को हम लोग 2 गुना कर दें, जैसे 20 से 40 कर दें, तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो v को अगर 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना? 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि? अब हम लोग सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो हम लोग जल्दी थक जाते हैं, तो इसका मतलब हमारी ऊर्जा ज़्यादा खर्च हो गई है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो व्यक्ति है वो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। 109 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ही है कि ऊर्जा को ना तो हम लोग सृजित कर सकते हैं, ना ही विनाश कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन। स्वचालित
स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो ये पास्कल के नियम का सीधा अनुप्रयोग है। जो स्वचालित वाहनों में हम लोग द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल करते हैं तो ये पास्कल के नियम का ही अनुप्रयोग है। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती, मोड़ी गई होती हैं? तो वो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रेलगाड़ी के भार में क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? 112 नंबर क्वेश्चन है कि जो साइकिल हम लोग चलाते हैं तो मोड़ लेते समय थोड़ा सा झुक जाता है। तो वह क्यों झुक जाता है? तो वह इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बच जाए। अगला क्वेश्चन है कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, अभी इसके पहले किए हैं, तो कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। जब किसी दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपकेंद्रीय बल। 115 नंबर क्वेश्चन, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्यों? जैसे हम लोग पानी से भरी बाल्टी को खूब तेज़ी से घुमाएं तो वो उसमें जो पानी भरा होता वैसे धीरे से घुमाएंगे तो पानी ही पहले गिरेगा, लेकिन जब खूब तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाते हैं तो पानी नहीं गिरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपकेंद्री बल जो होता है वो पानी के वजन से अधिक हो जाता है, इसलिए पानी नहीं गिरता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो जो वॉशिंग मशीन, कपड़े धुलने वाली वॉशिंग मशीन है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये अपकेंद्री बल पे काम करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इसका मेन कारण यही है कि वहाँ पे जो गैस अणुओं का प्लायन वेग और उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो रॉकेट, जेट, हेलीकॉप्टर या विमान? तो रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कौन कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेट, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये जो है 24 घंटे होता है। 121 क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए, अभी आप लोगों ने किया है, तो वो क्या होगा कि पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका क्या हो जाएगा? उसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्यों भार बदल जाएगा? क्योंकि पृथ्वी पर जो जी की वैल्यू है वो चंद्रमा से ज़्यादा है, तो इसलिए भार बदल जाएगा। क्योंकि भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो इसलिए जो है भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हुआ होता तो उसे अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती तब उसे अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर चली जाएगी, पृथ्वी पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, या
पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के सभी उसी के कक्ष में घूमती रहेगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है, तो 125 में हो जाता है। त्वरण के साथ नीचे, जब ऊपर जा रही होती है तो भार अधिक मालूम पड़ता है, जब नीचे जा रही होती है तो भार कम मालूम पड़ता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? जो कोई भी उपग्रह है वो पृथ्वी के सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी से अधिक उछलती है। जो बैट बॉल खेलते हैं, तो हम लोग टेनिस की गेंद से बैट बॉल खेलते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्र पर वो गेंद अधिक उछलती है जबकि मैदानी क्षेत्र पर वो गेंद कम उछलती है। ऐसा क्यों? तो जो पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो कम हो जाता है, इसी कारण से गेंद जो है कम बल लगाने पर भी ज़्यादा ऊपर उछल जाती है। 128, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए। अब सीधा क्वेश्चन यही है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है अचानक लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान वही रहेगा क्योंकि भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, त्वरण यही गुरुत्वीय त्वरण, तो ये 0 हो जाएगा, तो भार भी 0 हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। 129 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नज़दीक है। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोलक की आवर्तकाल, कोई भी लोलक है उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो उसका आवर्तकाल जो है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, या लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, या समय के ऊपर निर्भर करता है। जैसे ये देखिए, ये कोई लोलक ऐसे लटका हुआ है, तो अब ये सी बात है, जो आवर्तकाल क्या होता है कि ये अपना इसको अगर घुमा दें यहाँ से ऐसे, तो एक चक्कर पूरा करके यहाँ आने में जो समय लगेगा वही इसका आवर्तकाल होगा। तो अब ये सी बात है कि इसकी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका आवर्तकाल उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? तो ये लंबाई पर ही डिपेंड करेगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? अगला क्वेश्चन है, जो लोलक वाली घड़ियाँ होती हैं वो गर्मियों में देखते होंगे उनका पेंडुलम बहुत धीरे धीरे घूमता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अभी जैसे लोलक पहले इतना लंबा था तो कम समय में अपनी एक चक्कर पूरा कर ले रहा था, अब उसकी लंबाई बढ़ चुकी है तो अब उसको जो है एक चक्कर पूरा करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए वो घड़ियाँ, जो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, तो मतलब किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा, बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने से उसकी समयावधि 134 में क्या हो जाएगी? उसकी समयावधि बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जी का मान कम हो जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी तो p²/2m। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अगर आप लोगों ने 11th में फिजिक्स पढ़ी होगी तो इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यास्थता से। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि
जो तेल की बूंद है वो पानी पर फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जो तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो अधिक होता है, इसीलिए जो है वो पानी पर फैल जाती है। 138 नंबर सवाल देखते हैं। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? जो साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर ए। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? जो बारिश की बूंदें हैं वो गोलाकार आकार में क्यों गिरती हैं? तो 139 में आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वो पृष्ठ तनाव, उसका मेन कारण होता है पृष्ठ तनाव। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, किसके कारण धारण कर लेती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण धारण कर लेती है। अगला क्वेश्चन, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर कम हो जाते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है? जब हम स्थिर पानी होता है तो उसमें हम लोग जो है मिट्टी का तेल डाल देते हैं, गांव में अधिकतर ये इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लार्वा होते हैं वो उनके सांस में बाधा डालता है। पानी के निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका भी कारण क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। 143 क्वेश्चन, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद गिरती है। जिसे एक स्थिर गति का मतलब होता है एक सामान्य गति, जैसे 40 की स्पीड में चल रही तो वो 40 की स्पीड में ही चलती जा रही है। तो उस स्थिति में जो बालक है वो खुली कार में बैठकर जो है गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो वो क्या हो जाएगा? गेंद उसके हाथ में ही आके गिरेगी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला।